हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स का सब्जेक्ट बेटा स्टार्ट किया था और हमने वहां पे ये पढ़ लिया था कि इंडिया में जो टैक्स रेजिमा बना हुआ है उसमें दो तरीके के टैक्सेज हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पे जो बात अब आगे करेंगे वो सारी इनकम टैक्स को लेके करेंगे। इनकम टैक्स लगाने का पावर किसके पास है, वो सारी बातें हमने कर ली थी। ओके, आप कहें तो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको पावर दिया है, गवर्नमेंट को पावर दिया है टैक्स लगाने का, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कुछ काम करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराती है, बहुत सारे काम करते हैं। उन सभी काम के लिए गवर्नमेंट को क्या रिक्वायर्ड होते हैं, फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, और उन फंड के लिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। दो तरीके के टैक्स बताए थे, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सीबीडीटी और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सीबीआईसी बनाया गया है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में पे करने वाला और बर्डन लेने वाला पर्सन सेम होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पे कोई और करता है, जबकि बर्डन जो होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर होता है। ओके, फिर हमने बात करा कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा डायरेक्ट टैक्स बढ़ता जाएगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका इनकम स्टेटस कैसा है। बाद में मैंने आपको एग्जांपल लिखाया था कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी और कस्टम्स हम कवर करते हैं। ठीक है, फिर हमने ये बात की कि इनकम टैक्स लगाने का पावर किसके पास है। तो हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बनाई आर्टिकल 246 ऑफ 7 शेड्यूल में, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि 3 लिस्ट हम बना रहे हैं और तीनों में काम बंटवारे, मतलब काम का बंटवारा कर रहे हैं, ऐसा बोल दीजिए। पहली लिस्ट बनाई गई यूनियन लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया टैक्स लगाने का या कानून बनाने का। जितने भी यूनियन लिस्ट में काम लिखे हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फिर दूसरी लिस्ट बनाई स्टेट लिस्ट, उसमें जितने काम लिखे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और तीसरी लिस्ट बनाई गई कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें जितने भी काम या लॉ बनाने का पावर है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास है। ओके, आगे हमने कहा कि फिर इनकम टैक्स की बात कहां आती है, तो एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट की हमने बात की कि यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इनकम पे टैक्स लगा सके एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के सारी इनकम पे टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बट एट प्रेजेंट इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। हाँ, कुछ स्लेब कैलकुलेशन के लिए उसको जरूर काम में लिया जाता है, बाकी टैक्सेशन नहीं है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। ओके, तो अब हम जो बात करेंगे आगे वो सारी हम इनकम टैक्स की बात करेंगे बेटा, जीएसटी की, इनडायरेक्ट टैक्स की कोई बात नहीं। देखिए, अगर हम इनकम टैक्स को अच्छे से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो हमें 6 चीजों को समझना होगा। ठीक है, उस 6 चीजें क्या है मैं सबसे पहले आपको लिखवा देता हूं। हमें समझना होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। दूसरा हमें समझना होगा इनकम टैक्स रूल्स 1962 को। तीसरा हमें समझना होगा क्या, फाइनेंस एक्ट। ठीक है, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल बजट आता है, बजट में फाइनेंस बिल होता है और वो आगे जाके फाइनेंस एक्ट बनता है। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर 2020-21 एंड असेसमेंट ईयर 2021-22, और उसके लिए हमें फाइनेंस एक्ट 2020 बोल दीजिए 2020 पढ़ना होगा, 2020 पढ़ना है। इसके अलावा बेटा हमें नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स भी पढ़ने होंगे। एंड लास्ट वन इज जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, या जो भी कोर्ट के डिसीजन आते हैं उनकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं।
अगर ये 6 चीजों की हमें टोटल जानकारी है, हम इन 6 चीजों से अवेयर है, इनके प्रोविजन हमें पता है, तो हमें टैक्स कैलकुलेट करने में या फिर टैक्स की प्रोसीडिंग में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ेंगे और बाद में जिसकी जरूरत होगी उसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे इनकम टैक्स एक्ट। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट को आपको डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं आपको ओवरव्यू में बता देता हूं कि इसमें क्या है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे प्रोविजन बताए गए हैं। इनकम टैक्स कैसे लगेगा, किस पे लगेगा, कितना लगेगा, वो सारी बातें यहाँ पे हैं, ठीक है। इसमें 298 सेक्शंस कवर किए गए हैं, ठीक है। और ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, होल इंडिया। अब ऐसा क्यों लिखा गया, एक्चुअली पहले जब आर्टिकल 370 था तब कई एक्ट ऐसे थे जो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे, ठीक है। अभी तो उसके हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद में सारे एक्ट ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होने लगे हैं, पर इनकम टैक्स पहले भी ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता था, इसलिए लिखा गया है होल इंडिया में एप्लीकेबल है। और इसमें क्या दे रखे हैं, प्रोविजंस दे रखे हैं इन फॉर्म ऑफ 298 सेक्शंस, ठीक है। और भी इसकी बातें, इसमें 14 शेड्यूल होते हैं, ये 1 अप्रैल 1962 से आया है, पर वो सारी बातें मैं आपसे आगे सेक्शन वाइज करूंगा और डिटेल में करूंगा, क्योंकि ये हमें बड़े ही डिटेल में पढ़ना है ना। इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स के अंदर इनकम टैक्स के जितने भी रूल हैं वो लिखे हुए हैं। टाइम टू टाइम रूल बनते रहते हैं और वो इसमें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं, ठीक है। क्या हमें ये डिटेल में पढ़ना है? नहीं, हमें ये डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसका जहां जहां पे रेफरेंस आएगा हमारे एक्ट के अंदर, वो रूल हमें पढ़ने हैं। हमें स्पेसिफिकली इनकम टैक्स रूल्स के सारे रूल नहीं पढ़ने हैं, जो रूल हमारे रेफरेंस में काम आएगा सिर्फ हमें वो ही पढ़ना है। ओके, तो ये हो गया डिटेल में, और ये हो गया जहां पे नीड हो वहां पे पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस एक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहले अपन समझते हैं कि फाइनेंस एक्ट होता क्या है, ठीक है। देखिए, हर साल फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, वो 1 फरवरी को बजट पेश करते हैं, आपने सुना होगा। इस बजट के अंदर एक फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इस फाइनेंस बिल में क्या होता है, इस फाइनेंस बिल में प्रपोज्ड चेंजेस होते हैं इन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब टैक्सेशन में जो भी चेंज करने होते हैं वो सब इसमें मेंशन है, बट अभी तक ये प्रपोज्ड है और इसीलिए हम इसको बिल बोल रहे हैं। फिर ये बिल दोनों हाउस में, बोथ हाउस में पास होता है। बोथ हाउस आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और दोनों ही हाउस में पास होने के बाद ये बिल जो होता है बेटा, वो जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास जाता है। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके पास जाता है, और जैसे ही इस पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं इट बिकम्स एक्ट। और ये फाइनेंस बिल से बदल के क्या हो जाता है, फाइनेंस एक्ट का रूप ले लेता है। मतलब अब ये कानून बन चुका है, ठीक है। और ये अप्लीकेबल होगा कब से, आने वाली 1 अप्रैल से। ये जो नेक्स्ट 1 अप्रैल है वहां से अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 1 अप्रैल से जो आप कमाएंगे उस पर इसके रूल लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें जब 2020 आया था तो वो अप्लीकेबल हुआ होगा 1 अप्रैल 2020-21, इसलिए हम प्रीवियस ईयर 2021 के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे क्या लिखा गया है बेटा, आगे हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन क्या होते हैं, ओके।
नोटिफिकेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो हमारा फाइनेंस एक्ट होता है बेटा, इसकी शेड्यूल 1 में 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, और इन पार्ट्स के अंदर रेट्स ऑफ टैक्स डिफाइन होती है, या रेट ऑफ टैक्स बताई जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया है कि इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि रेट ऑफ टैक्स कहाँ डिफाइन होती है। तो हम बता सकते हैं कि फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 के 4 पार्ट हैं और उसमें ये रेट्स डिफाइन होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिए नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन को समझने के लिए हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे। देखिए नोटिफिकेशन इशू करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? नोटिफिकेशन इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? मान लीजिए एक्ट में कोई प्रोविजन बनाया गया, पर उस प्रोविजन को कब से एप्लीकेबल करना है उस चीज की बात की जाती है नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्यों? टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन, टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन। जैसे कि अभी जो फाइनल बजट आया था 2021, उसके अंदर एक प्रोविजन डाला गया क्या कि जीएसटी ऑडिट को हटाया जा रहा है। ठीक है, अब ये तो डाल दिया जीएसटी ऑडिट हटाया जा रहा है, कब से हटेगी, कैसे हटेगी, पुरानी होगी या नहीं होगी, या करंट ईयर से हटेगी, वो सब चीजें कहाँ आएगी? नोटिफिकेशन में बताई जाएगी। तो अगर किसी प्रोविजन को इफेक्ट में लाना है, कब से लाना है, उस चीज के लिए नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ओके, साथ ही साथ सीबीडीटी अगर कोई रूल बनाना चाहती है, रूल बनाना चाहती है या रूल को अमेंड करना चाहती है, ठीक है, तो वो भी नोटिफिकेशन इशू की कर सकती है। ठीक है, अगर सीबीडीटी कोई रूल बनाना चाहती है और या फिर किसी रूल को अमेंड करना चाहती है तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन इशू किया जा सकता है। ओके, डन। चलो आगे चलते हैं बेटा। सर्कुलर, सर्कुलर कौन इशू करता है? सबसे पहली बात तो सर्कुलर इशू करती है सीबीडीटी। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी। ये सर्कुलर होते क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए, अगर किसी प्रोविजन को लेके, अगर किसी पॉइंट को लेके कोई डाउट चल रहा है, दो चीजों में डिस्प्यूट हो रहा है, तो फॉर रिमूवल ऑफ डाउट हम ये कह सकते हैं, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट सीबीडीटी टाइम टू टाइम क्या करती है? सर्कुलर इशू करती है, जिससे कि बातें क्लैरिफाई हो जाए। इसका दूसरा नाम आप क्लैरिफिकेशन भी लिख सकते हैं, इसको क्लैरिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सीबीडीटी इशू करती है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट, कि अगर कोई चीज है और वो चीज पे किसी बात में एम्बिग्यूटी है, ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए सर्कुलर इशू किया जाता है और उसमें लिखा जाता है इट इज हियर बाय confirmed to for removal of doubt that this provision will work as follow। तो वो सारी चीजें उसमें लिख दी जाती है। ठीक है, ये जो सर्कुलर होते हैं ये डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए है। तो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ये सर्कुलर मानना जरूरी है। असेसी माने या ना माने, असेसी के अगर फायदे का है तो वो मान ले, फायदे का नहीं है तो वो ना माने, पर उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं। ऐसा नहीं है कि असेसी को मानना ही पड़ेगा। सर्कुलर सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, ना कि असेसी के ऊपर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सर्कुलर किस पे बाइंडिंग होती है, तो ध्यान रहे सर्कुलर इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे, डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, नॉट ऑन एसएससी। राइट, चलिए। एंड लास्ट वन इज जुडिशियल डिसीजन। इसका मतलब क्या है? आप इसको सिंपली कह सकते हैं डिसीजन बाय कोर्ट।
क्या होता है कई बार इन्हीं बातों पे जब डिस्प्यूट हो जाता है लॉ को लेके, लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेके, तो एसएससी पहुंच जाता है कहाँ, कोर्ट में, और कई बार डिपार्टमेंट पहुंच जाता है कोर्ट में। तो जब एसएससी या डिपार्टमेंट कोर्ट में जाते हैं, दोनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, तो कोई ना कोई जजमेंट आता है, चाहे वो एसएससी के फेवर में आए और चाहे वो डिपार्टमेंट के फेवर में आए। और एट दैट टाइम जो डिसीजन आता है वो भी एक तरीके का रूल बन जाता है, जब तक उस रूल पे कोई अमेंडमेंट आगे से ना आ जाए। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि एक पॉइंट ऐसा है जिसमें लॉ में कंफ्यूजन है, लॉ क्लियरली कुछ नहीं कह रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, असेसिंग ऑफिसर कुछ और सोच रहा है, और हम दोनों की जो बहस हुई, जो झगड़ा हुआ, उस चक्कर में हम चले गए कोर्ट में। कोर्ट ने जाके वो डिसीजन मेरे फेवर में दे दिया, तो वो रूल ऐसा बन गया कि ये डिसीजन या ये लॉ अभी एसएससी के फेवर में चलेगा। ठीक है, जब तक कि उसको फाइनेंस एक्ट में जाके या नया रूल बना के उसको सही ना कर दिया जाए या उसको चेंज ना कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो बातें आती है, एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं हम पूरे इंडिया का, तो इसलिए इसकी जो रूलिंग है, इसके जो डिसीजन है, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो रेस्पेक्टिव स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन आए तो वो पूरे इंडिया में अप्लाई हो जाता है, पूरे इंडिया में उसको काम में लिया जा सकता है, मतलब आने वाले केसेस में उसका रेफरेंस लिया जा सकता है। जबकि अगर राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन है तो राजस्थान के केस में तो वो काम आ सकता है, दिल्ली वाले में काम आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि जुडिशियल डिसीजन भी काम में आते हैं कैलकुलेशन और प्रोसीजर करते टाइम। ठीक है, तो टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में, टैक्स की कैलकुलेशन में, सभी में इन सब का रोल होता है। ओके, तो एक बार दोबारा देख लीजिए, हमने 6 बातें डिस्कस की है बेटा। पहला हमने कहा इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हमें डिटेल में भी पढ़ना है। इनकम टैक्स रूल्स जो जहां पे काम आएंगे हमें वहां से पढ़ने हैं। उसके बाद फाइनेंस एक्ट, जो कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में इंकॉर्पोरेट करके ही हम पढ़ेंगे, मतलब जो चीजें अमेंड हो चुके हैं उनको अमेंडेड ही हम पढ़ेंगे, तो इनडायरेक्टली हमने पूरा फाइनेंस एक्ट ऑटोमेटिक पढ़ लिया होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर हमारी कैलकुलेशन में कहीं कोई काम में आएगा तो हम बात करेंगे, सर्कुलर की भी हम बात करेंगे जरूरत, मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि देखो हजारों नोटिफिकेशन आते हैं, हजारों सर्कुलर्स आते हैं, हजारों जुडिशियल डिसीजन आते हैं। ठीक है, पर वो सारे हमारे लिए काम के हों ये जरूरी नहीं है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर वहां पे कोई ऐसा सर्कुलर, कोई ऐसा जुडिशियल डिसीजन हो जो बताना जरूरी है, तो मैं वो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ओके, चल, तो अब हम चलते हैं बेटा आगे, और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट? यस, चलिए आगे चलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ने जा रहे हैं हम डिटेल में बेटा, तो शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 क्या कह रहा है ये देखिए। देखिए, किसी भी एक्ट का सेक्शन 1, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट है, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, चाहे कोई भी एक्ट है, हर एक्ट का सेक्शन 1 उस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, उस एक्ट का नाम, उस एक्ट का इंटाइटलमेंट वगैरह वगैरह बताता है। आप सिंपल सा सोचो, जब हम किसी से मिलते हैं पहली मीटिंग में, तो हम क्या करते हैं, हम भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करता हूँ, एटसेट्रा। तो वैसे ही जब ये एक्ट हमसे मिल रहा है पहली बार, तो जाहिर सी बात है ये भी अपना इंट्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी और स्कोप डिफाइन किया जाता है, कहाँ पे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 1 के। अब यहाँ पे हम बात करें तो हमें कहा गया कि ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि भैया मेरा नाम है 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और मैं पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता हूँ। कब से एप्लीकेबल होता हूँ, तो उसके लिए कहा गया 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल होता हूँ। आप कहेंगे सर एक्ट तो 1961 है, 2 से एप्लीकेबल क्यों होता है?
क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो टैक्स लगाने का पावर आया था वो फर्स्ट टाइम 1962 पे आया, 1 अप्रैल 1962 पे आया। ठीक है, इसलिए बोला गया कि ये एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इस एक्ट में है क्या, तो इस एक्ट में बताया गया कि 298 सेक्शंस बनाए गए हैं और साथ ही साथ 14 शेड्यूल्स भी बनाए गए। ठीक, ओके, बिल्कुल समझ में आ गया सर। पूरे इंडिया पे लगता है, इस डेट से लगता है, इसमें इतने सेक्शंस और इतने शेड्यूल बने हुए हैं। इसमें है क्या, तो इसमें पहले ही बताया गया है कि इनकम टैक्स रिलेटेड प्रोविजन, पेनल्टी प्रोविजन एटसेट्रा, ये सारी बातें इसमें करेंगे। मतलब टैक्स किस पे लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, नहीं दोगे तो क्या होगा, वो सारी बातें यहाँ पे की जाएगी। राइट, तो ये हमारा सेक्शन 1 डिफाइन करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट आ जाइए, हम सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 में डिफरेंट क्लॉज बनाए गए हैं और वहां पे क्या दिया गया है, डेफिनेशंस। मतलब हर एक्ट में सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस दी गई। क्यों, देखिए कई वर्ड ऐसे होंगे जो आगे बार बार यूज आए और जब वो वर्ड बार बार यूज आएंगे तो क्यों ना उनको पहले ही डिफाइन कर दिया जाए, ताकि बार बार ये नहीं समझना पड़े कि क्या बोल रहा है एक्ट। ठीक है, तो कुछ वर्ड को पहले से ही डिफाइन किया गया है, जिसमें पहला वर्ड अगर मैं लेके चलूं सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो है एसएससी। अभी एसएससी वर्ड क्या है, देखिए आपने एक बात नोटिस की होगी कि आप जब अपने डेली रूटीन में लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, तो वहां पे आपकी जो पहचान है वो अलग अलग शब्दों से की जाती है। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या डॉक्टर आपको पेशेंट के नाम से जानता है कि आप उसके पेशेंट हैं? ठीक है, यही अगर आप किसी एडवोकेट से मिलेंगे तो वो आपको क्लाइंट के नाम से जानेगा कि आप उसके क्लाइंट हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलेंगे तो वो कहेगा आप मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, आप शॉप पे जाएंगे तो वो आपको कस्टमर के नाम से जानेगा। देखिए चीज वही है पर बोलने का तरीका अलग है, पहचान अलग है। ठीक है, तो वैसे ही जब इनकम टैक्स में बात आती है कि इनकम टैक्स देने वाला या इनकम टैक्स जिस पे एप्लीकेबल है या जो लायबल है टैक्स देने के लिए, उस पर्सन के लिए वर्ड यूज किया गया है क्या, एसएससी। क्या वर्ड यूज किया गया है, एसएससी वर्ड। एसएससी को हिंदी में बोलते हैं करदाता, टैक्स पेयर। ठीक है, तो एसएससी वर्ड आप ये मान लीजिए इनकम टैक्स के अंदर जो एसएससी है, जो उनका बोल सकते हैं जिनसे उनका टैक्स कलेक्शन होना है, उसे हम कह रहे हैं एसएससी। राइट, अब यहाँ पे बात आई कि इसको डिफाइन कैसे करें, तो हम कहते हैं एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि जो टैक्स देता है वो एसएससी है, या जिसको टैक्स देना है वो भी एसएससी है। जो देता है वो तो एसएससी है, उसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है, पर जिसको टैक्स देना है क्या वो भी एसएससी है? तो अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि एक वर्ड यूज किया गया है, हु इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप टैक्स देने के लिए लायबल है, आपका टैक्स बनता है, तो भी आप एसएससी है। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें बताने वाली बात क्या है, बिल्कुल है। अगर मैं ये कहूं कि टैक्स पे करने वाला एसएससी है, तो मुझे एक बात बताइए, मेरा टैक्स बनता है पर मैं पेमेंट नहीं करता हूं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं टैक्स पे कर रहा हूं, तो क्या मैं एसएससी नहीं? डेफिनेटली एसएससी हूं, क्योंकि मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल हूं। समझ गए? तो मैटर ये नहीं है कि आप टैक्स पे करते हैं या नहीं करते, मैटर ये है कि आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना है। कि अगर आपको टैक्स पे नहीं करना है, आपका बनता ही नहीं है, तो फिर आप एसएससी नहीं है। और अगर आपका टैक्स बनता है
तो फिर चाहे आप पे करें या ना करें, एसएससी तो आप हो गए। ओके, दूसरी बात गौर करने लायक ये है कि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है पर्सन। अब ये पर्सन कौन होता है? ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन शब्द को डिफाइन करना पड़ेगा, इस पर्सन वर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, पर्सन नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि मैं या आप या कोई भी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पर क्या सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही टैक्स देते हैं? क्या और लोग टैक्स नहीं देते? जैसे कि कंपनी, क्या कंपनी टैक्स नहीं देती? क्या पार्टनरशिप फॉर्म टैक्स नहीं देती? देते हैं ना। तो फिर बिल्कुल वो भी टैक्स देते हैं, इसलिए हमें उनके एस्पेक्ट में भी पढ़ना होगा। डन। तो इनकम टैक्स के हिसाब से कितने परसेंट होते हैं? इनकम टैक्स के हिसाब से कितने परसेंट होते हैं? तो यहाँ पे बोला गया कि इनकम टैक्स में 7% होते हैं। अब ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होते हैं इनकम टैक्स में? आप कहेंगे सर 7। एक तो समझ में आता है कि हम इंडिविजुअल जो है, जो मेल या फीमेल है, वो 7 कौन से होते हैं? तो मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ। पहला नाम रहेगा हमारा इंडिविजुअल, यानी कि आप और मैं। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे नाम रहेगा बेटा, वो रहेगा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो मतलब अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के स्टेटस में काम कर रहे हैं तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा होता है पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, जिसमें LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी इंक्लूडेड है। ठीक है, फोर्थ हम इसमें लेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और इसी के साथ लेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं AOP और BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पहले मैं सारे नाम बता देता हूं, फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी एक तरीके का ग्रुप ही है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होता है 2 या 2 से ज्यादा लोग, वैसे ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन में होते हैं, बट कुछ बेसिक डिफरेंस है जो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वन होता है कंपनी। ठीक है, 5th पर्सन जो हमारा वो कौन है? कंपनी। और 6th पर्सन जो है वो है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या? लोकल अथॉरिटी मतलब जो ग्राम पंचायत है, जो म्युनिसिपैलिटी है, वो सारी चीजें इसमें कवर होती है। एंड लास्ट वन इज AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो ये 7 पर्सन होते हैं इनकम टैक्स में। और अगर हम बात कर रहे हैं असेसी की, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इन 7 में से किसी को भी टैक्स पे करने की लायबिलिटी अराइज होती है तो वो बंदा पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो HUF है, चाहे वो फर्म है, चाहे AOP BOI कंपनी लोकल अथॉरिटी या AJP है, ये सभी लोग पर्सन है। और पर्सन अगर लाइबल है तो वो असेसी। आई होप आपके माइंड में एक बात क्लियर हो गई होगी कि टैक्स पेयर सिर्फ हम नहीं है, टैक्स पेयर कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब लोग भी टैक्स पेयर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर भी बेटा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं अपना नंबर भी यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप करके छोड़ दें, आपके पास आपकी क्वेरी का आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू।